स्टॉप किया हमारा तो पूरी कीजिए। थैंक यू। मैं डॉक्टर श्रुति कीर्ति राय हूँ। साइकेट्रिस्ट हूँ जैसा बताया उन्होंने, और मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू डीक्लटर योर माइंड। अपने माइंड को हमें डीक्लटर करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सब बताऊंगी। तो जैसे आपको पता ही है ना, घर को हम लोग सफाई करते हैं, डीक्लटर करते हैं। नहीं करेंगे तो क्या होगा? बीमारियां होंगी। वैसे ही अगर हम माइंड को डीक्लटर नहीं करेंगे तो मानसिक बीमारियां, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती। हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे माइंड को डीक्लटर करने की जरूरत है, या हमारे माइंड में चीजें स्टोर, ऐसी नेगेटिव चीजें हैं जो आ गई हैं जिन्हें हम नहीं हटाएंगे तो हमें प्रॉब्लम होगा। आपको ओवर थिंकिंग होने लगती है, नेगेटिव थिंकिंग होने लगती है, खुद के लिए नेगेटिव बातें आने लगती हैं, नेगेटिव सेल्फ टॉक होने लगता है कि यार मेरी में प्रॉब्लम है इसीलिए ऐसा हो रहा है, या मैंने ही कुछ गलत किया होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। इस टाइप के नेगेटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट हो जाता है। एक इमोशनल बैगेज हम लेके कैरी करने लगते हैं। कोई बात तो उससे पुराना सारा जो नेगेटिव इमोशन है वो निकलने लगता है। उस दिन भी ऐसा हुआ था, तभी भी मैंने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था। तो जो पुराना इमोशनल बैगेज है, जब आप उसको लेके चलोगे अपने साथ तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा। वरना अगर आप खाली हाथ चल रहे हो और आप 10 किलो का बैग लेके चल रहे हो तो दोनों में डिफरेंस है। तो वो जो पुराना इमोशनल बैगेज है वो हमें क्लियर करना पड़ता है। अगर हम उसको डिक्लटर नहीं करेंगे तो हम उसको लेके अगर चलेंगे तो हमारे लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता जाएगा। अब हमें उसको डिक्लटर करना कैसे, क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। पहला, जर्नलिंग कीजिए। नॉट जर्नल्स बोल, दिमाग में क्या चल रहा है डे टू डे, रोज आप रात में बैठ जाइए और डायरी लिखना शुरू करिए। जो भी आपके माइंड में आ रहा है रैंडम लिखना शुरू करिए। ठीक है। इससे एक तो अवेयरनेस होती है कि किस टाइप के थॉट्स मोस्टली मेरे दिमाग में आते हैं। हम उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि कौन से एरिया में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो पैटर्न्स है अपने थॉट्स की, कि किस एरिया में हमें ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, किस एरिया में हमें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, हम उस पर वर्क कर सकते हैं। दूसरा एक जो प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं वो है थॉट डंपिंग, मतलब अपने थॉट्स को डंप कर देना। मतलब अगर मुझे मेरे बॉस के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो मैं जाके उनसे तो झगड़ा नहीं कर सकती, मैं उन्हें गालियां नहीं दे सकती, मैं उन्हें उल्टा सीधा नहीं बोल सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। लाइक मुझे सुन के वापस आना है। तो वो जो थॉट है, वो जो एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस आ रहा है मेरे दिमाग में मेरे बॉस के अगेंस्ट, जो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, उसका मैं क्या करूं? अगर मैं उसको अपने माइंड में रखूंगी तो नेगेटिव इमोशंस की वजह से प्रॉब्लम होगी। स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, नींद नहीं आएगी। तो मुझे क्या करना है, उस थॉट को, उस इमोशन को डंप करना है। अब डंप करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला, हम रैंडम एक रूम में बैठ के दीवार को भी अगर वो सब बातें बोल देंगे जो हमें बॉस को बोलने का मन है तो भी वो सॉल्व हो जाएगा। वो जो एक नेगेटिव बैगेज क्रिएट हुआ था वो खाली हो जाएगा। हमें उसके सामने ही अगर हम उनको बोलेंगे तो हमें क्लोजर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हम रैंडम भी कहीं पे अगर वो बातें बोल देते हैं और कोई सुन लेता है तो भी वो जो नेगेटिव बैगेज है वो क्लियर होता है। अगर नहीं बोल सकते, किसी को कोई भी नहीं है सुनने वाला, हम ऐसी जगह में है, ऐसी जॉब में है कि ऐसा कोई फ्रेंड नहीं है जिससे हम बात कर पाए, इट्स ओके। आप लिख सकते हो, एक कागज उठाओ, जो भी मन में आ रहा है लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ जब तक ब्लैंक ना हो जाए। उसके बाद उस कागज को फाड़ो, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, जितना छोटा टुकड़ा कर सकते हो उतने छोटे टुकड़े में उसको फाड़ेंगे। फेंक दीजिए, जला दीजिए, डस्टबिन में डाल दीजिए, फ्लश कर दीजिए। जो आपका मूड है आप कर सकते हैं। इंस्टेंट वो जो इमोशन है, जो नेगेटिव इमोशन बिल्डअप हुआ होगा वो क्लियर हो जाएगा, डिक्लटरिंग हो जाएगी आपके माइंड की। उसके अलावा कुछ चीजें आपको करनी पड़ेंगी, जैसे स्क्रीन टाइम लिमिट कीजिए। ठीक है। आप क्या देख रहे हो, रैंडम मत स्क्रॉल करो, रैंडम रील्स मत देखो। बहुत सारी चीजें आती हैं और वो सबकॉन्शियसली रजिस्टर होती हैं। और जब बार बार नेगेटिव चीज रजिस्टर होती हैं तो आपका ब्रेन, आपका माइंड, आपकी बॉडी वैसे ही बिहेव करने लगता है। तो बी अवेयर कि आप अगर सोशल मीडिया पे हो, कुछ देख रहे हो तो क्या देख रहे हो। ठीक है। अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करिए। उसके अलावा हम जिसे बोलते हैं डिजिटल डिटॉक्स, वो भी बहुत जरूरी है। एक दिन ऐसा रखिए जिस दिन हम बिल्कुल भी ऑनलाइन नहीं जाएंगे, हम सोशल मीडिया पे नहीं जाएंगे, हम कोई रील, कोई वीडियो नहीं देखेंगे। सिर्फ जो जरूरी फोन कॉल है सिर्फ उनको आंसर करेंगे या फोन कॉल करेंगे, दैट्स इट। इससे हम बोलते हैं डिजिटल डिटॉक्स। तो एक दिन रखिए जिस दिन आप डिजिटली डिटॉक्स कीजिए खुद को।
ठीक है, क्योंकि इंटरनेट का कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस इंफॉर्मेशन देता है। आपके लिए क्या जरूरी है क्या नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा और उसको अकॉर्डिंगली मैनेज करना पड़ेगा। नहीं तो वो हर टाइप की न्यूज, कभी कभी जब नेगेटिव रील्स शुरू होते हैं तो बहुत सारे नेगेटिव रील्स आने लगते हैं एंड वो आपको सबकॉन्शियसली अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपको अपना एक रूटीन बिल्डअप करना चाहिए, सही टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, वर्कआउट करना, बॉडी हेल्दी रखना, क्योंकि हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है। नींद बहुत इम्पोर्टेंट चीज है अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि जितने भी रिकवरी वाला काम होता है वो रहती है, क्योंकि देर रात तक 12 बजे तक तो हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन की, हमारे माइंड की रिकवरी के लिए बहुत खराब है। 11 से 4 की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रिकवरी उसी समय होती है। अगर आप नींद रात की खराब करते हो तो आपका माइंड जो इंसल्ट, जो प्रॉब्लम दिन भर झेल रहा है, उसकी रिकवरी के लिए आपको उसको टाइम नहीं दे रहे हो। और अगर रिकवर नहीं होगा टाइम टू टाइम तो मानसिक बीमारियां, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक या साइकोसिस कुछ भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपको रात में जो नींद है आपको उसको हेल्थी रखना है। उसके लिए कुछ सिंपल चीजें हैं जो आप कर सकते हो, जैसे 9 बजे के बाद फोन, टीवी, लैपटॉप कोई भी स्क्रीन नहीं देखेंगे, रूम की लाइट थोड़ी डिम रखेंगे, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक जैसे जो भी ड्रिंक्स हैं वो 8 बजे के बाद नहीं लेंगे। सोने से पहले हाथ मुंह अच्छे से धो लीजिए ताकि बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाए और फिर आप सोने के लिए जाइए। अच्छी होगी नींद, अच्छी होगी दी और साउंड रहेगा। सो बेसिकली ये सारी चीजें जब हम शुरू करते हैं तो हम अपने माइंड को एक्चुअली एक तो डिक्लटर कर रहे हैं और बाद में वापस से वो क्लटर इकट्ठा ना हो इसके लिए प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये जब सारे प्रोसेस एक साथ हम स्टार्ट करते हैं तो पुराना डिक्लटरिंग होती जाएगी, पुराना जो बैगेज है हम उसको रिलीज करते जाएंगे और नया हम इकट्ठा नहीं होने देंगे, तो हमारा माइंड फुल अपनी कैपेसिटी पे वर्क कर पाएगा। आपको कंफ्यूजन्स नहीं होंगे, आपको डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम नहीं होंगे, फॉगी नहीं रहेगा आपका थॉट प्रोसेस, आपका फोकस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, आपका स्लीप का क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा, आपका मेमोरी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। छोटे छोटे चेंजेस हैं, आज से ही शुरू करिए। एक साथ सब कुछ नहीं शुरू कर सकते, आई अग्री, बट एक सिंगल स्टेप आज से लेना शुरू करिए और विद इन अ मंथ आपको एक ड्रास्टिक चेंज अपनी मेमोरी में, अपने फोकस में, अपने डिसीजन मेकिंग में, अपने कॉन्फिडेंस में नजर आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच। लाइक काफी अच्छा पॉइंट्स है। इसके पहले भी हमने जितने भी वेबिनार किए थे उसमें तो हम पेशेंट के बारे में बात ही करते थे, बट होपफुली ये कुछ स्पेशल टाइप का वेबिनार है जिसपे हमें भी कैसे ठीक रहना है एज ए क्लिनिक होल्डर, अपने पेशेंट को कैसे क्योंकि अगर हम खुद से ही चिड़चिड़ापन रहेंगे तो पेशेंट के साथ भी ऐसे ही बर्ताव करेंगे, राइट? तो अपना मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत जरूरी है। थैंक यू मैम इन्फॉर्मेशन के लिए। बाकी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है कि अगर इस विचार पे कोई भी क्वेश्चन है आप मैम से पूछ सकते हैं, अगर थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी है बट हाँ साइकेट्री रिलेटेड है तो उसके हिसाब से भी आप मैम मुझसे पूछ सकते हैं, बट थोड़ा जल्दी पूछिएगा, मैम के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बी क्विक प्लीज। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ मैम। बताइए। गुड आफ्टरनून। हाँ, हाँ गुड आफ्टरनून। मेरा क्वेश्चन है मैम, ये सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर ये भी क्या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं? तो मेटाफॉर्म डिसऑर्डर बेसिकली स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं। सो हमारा माइंड क्या करता है कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं ना तो उसे लगता है कि जो स्ट्रेस हो रहा है इसको किसी तरह से हटाओ। ठीक है, हम्म। तो हटाने के लिए क्या करता है, फिजिकल सिम्टम्स क्रिएट करने लगता है। तो अगर मेरे सर में, मतलब मुझे कुछ थॉट्स आ रहे हैं जो मुझे स्ट्रेस दे रहे हैं, पर अगर मेरे सर में बहुत तेज दर्द होने लगे या मुझे चक्कर आ जाए, मैं बेहोश हो जाऊं, तो वो जो हम्म। जो मैं सोच रही थी वहां से मेरा ध्यान हट जाएगा और फिजिकल बीमारियों में, फिजिकल सिम्टम्स में लग जाएगा। ये हमारे माइंड का वैसे तो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है हमें स्ट्रेस से बचाने के लिए, बट वो हमें थोड़ा और ज्यादा परेशान करने लगता है। तो बेसिकली सोमेटोफॉर्म स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेज है, जो बहुत स्ट्रेस लेते हैं लोग, उनमें ये फिजिकल सिम्टम्स आते हैं जो रियल डिजीजेस को मिमिक करते हैं। मोस्टली जो न्यूरो रिलेटेड डिजीज होते हैं, जैसे फिट्स जैसा आता है, सीडो सीजर जिसे हम कहते हैं, या बेहोश हो जाना, या सर में दर्द होना, या बॉडी में कहीं और पेन होना, ये सारे सिम्टम्स मोस्टली रहते हैं। ये बेसिकली स्ट्रेस की वजह से है और अंडरलाइन और कोई ऑर्गेनिक बीमारी नहीं होती है।
Okay, and ma'am, one more question is, what is the most effective way to declutter our mind? तो Most थॉट effective. डंपिंग वर्क वेरी नाइसली, ओके, एंड इट वर्क्स इंस्टेंटली। अगर बहुत ज्यादा क्लटरिंग हो रही है, बहुत ज्यादा थॉट चल रहे हैं, नेगेटिव इमोशन आपको लग रहा है प्रोड्यूस हो रहा है ना, गुस्सा आने लगता है और आप इरिटेट होने लगते हो, लिखना शुरू करो। जो जितना भी थॉट आ रहा है नेगेटिव लिख डालो, उसको बहुत छोटे छोटे टुकड़े जितना छोटा फाड़ सकते हैं फाड़िए और उसको डिस्पोज कर दीजिए। इंस्टेंट रिलीफ फील होगा आपको। मेडिटेशन भी बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके अलावा अगर मैं योगा में जाऊं तो प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम इज ऑसम फॉर लाइक एंजाइटी एंड ऐसा स्ट्रेस के लिए। ठीक है, वो बीटा वेव प्रोड्यूस करता है माइंड में, और जो कि एक कामिंग वेव है, तो आप इंस्टेंटली काम फील करने लगते हो। Okay. मैम ओवर थिंकिंग का कुछ क्या कर सकते हैं, मतलब हम कुछ चीज से तो जैसे ओवर रिलेट कर थिंकिंग लेते इज हैं। नॉट अ प्रॉब्लम। ओवर थिंकिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं आदत से बहुत कुछ सोचने का। सो अगर आकाश में बादल आ रहे हैं बहुत सारे, तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, जब तक वो आ रहे हैं जा रहे हैं हम देख रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। द मोमेंट हम उस पर फोकस करने लगेंगे, हर बादल पे एक साइज ढूंढना शुरू कर देंगे, एक शेप ढूंढना शुरू कर देंगे, तो हम बहुत जल्दी थकने लगेंगे। सेम है, थॉट्स आ रहे हैं जा रहे हैं, अगर आप उस पर स्टक नहीं हो रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। माइंडफुलनेस इज इंपॉर्टेंट। आप अवेयर होने चाहिए कि क्या थॉट्स आ रहे हैं। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उन्हें तुरंत ब्लॉक कीजिए, ठीक है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आप उन्हें तुरंत ब्लॉक करते हैं और कुछ पॉजिटिव सोचना शुरू करते हैं, तो आपका माइंड कुछ टाइम बाद सीख जाता है कि अच्छा इस टाइप के पैटर्न के थॉट्स इनको नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी मैं ये थॉट देता हूँ ये इसको ब्लॉक करके कुछ और सोचने लगते हैं। तो आपका माइंड वो थॉट्स देना ही बंद कर देगा, ठीक है। तो ये रीप्रोग्रामिंग हो जाएगी आपके माइंड की। तो थॉट्स आने दीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है, जस्ट बी अवेयर कि क्या पैटर्न है थॉट्स का। पॉजिटिव है तो चलने दीजिए, डजंट मैटर। नेगेटिव है तो ब्लॉक कर लीजिए, पॉजिटिव सोचना शुरू करिए। That's it। हेलो मैम। हाँ। जी मैम, अचानक से ये नाइट में जो है अचानक फियर आने लगे, घबराहट होने लगे, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? रात में मतलब कब? फियर मतलब घबराहट हो या नहीं बेचैनी तो टाइप का आने लगे? जी जी। रात में क्या नींद के बीच में उठ के ऐसा होता है या हाँ हाँ, सोने से पहले नहीं, होता है, उठ कब होता उठ है? के किसी चीज पे, मान लीजिए कोई पैर पे कुछ चढ़ गया या कुछ काट लिया, मतलब इस तरह से फियर हो गया, अचानक घबराहट हो गया, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? डीप ब्रीदिंग करके, अगर बहुत पर्टिकुलर रोज का पैटर्न नहीं है, रोज ही होता है, तब तो फिर आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना नहीं पड़ेगा। नहीं, कभी सडन कभी अगर, सडन हाँ, सडन के लिए फर्स्ट टाइम। नहीं सडन मैं समझ गई, बट ये रोज का काम नहीं है, रोज नहीं होता है, कभी होता है। अगर अचानक से आपको लगे दिल की धड़कन बढ़ गई है, एंजाइटी होने लगी है, तो डीप ब्रीथिंग बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर आप डीप ब्रीथ करना शुरू करते हो तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देता है। अगर हार्ट बीट बढ़ रही है, पेल्पिटेशन हो रहे हैं, एंजाइटी हो रही है, वो सब कंट्रोल हो जाता है। अगर आप प्रॉपर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो, इट्स लाइक 4 काउंट तक ब्रीद इन करिए और 6 काउंट तक ब्रीद आउट करिए स्लोली। धीरे से सांस लीजिए, 4 काउंट तक लीजिए, मन में काउंट करिए, 6 काउंट तक ब्रीद आउट करिए। इस पैटर्न में अगर आप ब्रीथ करते हो तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। 2-4 मिनट के अंदर आपकी जो भी एंजाइटी हो रही होगी सब खत्म हो जाएगी। और ये कभी भी यूज मैडम कर सकते हैं, कितनी बार भी यूज कर सकते हैं। मैडम लाइट एंटी डिप्रेसिव उसको दे सकते हैं जो सेफली एट ए टाइम उसको कवर कर जाए? एंटी डिप्रेसेंट अगर आप स्टार्ट करते हो तो उसका तो एक्शन आने में 1 वीक जाएगा, ठीक है। और ये तो जी। कोई फिक्स नहीं है ना, अगर इसको रोज ऐसा हो रहा है तब तो हम कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, पर कभी 2-4 दिन, हफ्ते में कभी एक बार होता है, 10 दिन में एक बार होता है, तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा कुछ है तो एक क्लोनाजिपाम 0.5 mg SOS में दे सकते हैं, कि जब हो तो भैया तुम खा लेना और थोड़ी गहरी सांस लेना, 2 मिनट में आराम आ जाएगा। पर अगर अक्सर ही रह रहा है, हफ्ते में 3 बार, 3 से ज्यादा बार, 3-4 बार हो जाता है, तब हम पक्का कोई एंटी डिप्रेसेंट जी एसिटेलोप्राम 10 mg या ऐसे कुछ लो डोज में स्टार्ट कर सकते हैं। जी। जी मैडम, उसका डीप ब्रीथिंग सबसे अच्छा उसका वो है मैनेजमेंट। डीप ब्रीदिंग अगर फ्रिक्वेंट नहीं है और हम दवा अवॉइड करना चाहते हैं, तो जी। आप डीप ब्रीदिंग करिए। कभी भी एंजाइटी हो रहा है, डीप ब्रीदिंग 100% वर्क करता है, इंस्टेंट वर्क करता है, 2-3 मिनट्स के अंदर बिल्कुल नॉर्मलाइज हो जाता है। थैंक यू मैडम।
यू सर। और कोई हेल्थ कॉर्नर से कोई भी क्वेश्चन मैम के लिए? हेलो। पूछिए जी, सोलंकी जी प्लीज पूछिए। जी, मेरा मेन से प्रश्न है, जैसे बहुत सारे लोगों को मन में कोई भी शंका चलती रहती है, हम्म। किसी भी चीज को बार बार सोचते रहते हैं। हम्म। तो क्या वो भी इसी से संबंधित मतलब रहता है? सो दो चीजें हैं। अगर सिर्फ सोच रहे हैं और जब चाहे अपने थॉट को मतलब हटा सकते हैं, कुछ और करना लग सकते हैं, किसी और चीज में लगा सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप जो सोच रहे हो उसी में स्टक हो जाते हो, आप चाह के भी अपना दिमाग कहीं और नहीं लगा पाते हो, चाह के भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, तब डेफिनेटली प्रॉब्लम है और उसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ सकता है। जी। हेलो। हाँ। नमस्ते मैम। हेलो। हाँ, नमस्ते, नमस्ते। बताइए। कह रहा हूँ मैम कि मेरे पास एक पेशेंट आया अभी, आज लगभग 8-10 दिन से उसकी पत्नी से उसका विवाद हो गया था। तो विवाद तो सॉर्ट हम्म। आउट हो गया है, लेकिन अभी भी वो चीज उसको भूल नहीं पा रहा है। बीच बीच सोचते हुए कोई काम नहीं कर रहा है, घर पे बैठा रहता है आराम से। कब की, कितने दिन हो गए? ये लगभग 10 दिन हो गए मैम। 10 दिन से वो कह रहा है कि वो थॉट उसके दिमाग से नहीं निकल रहा है। जी जी, नहीं जा पा रहा है। तो फिर एक तो ये है कि उसको पहले मतलब दवा स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लोक्सिटिन 10 mg से स्टार्ट किया जा सकता है, और फिर जी अकॉर्डिंगली हम बढ़ा सकते हैं उसकी डोज। प्लस उसको बोलिए बिजी रखे अपने आप को, दिन भर घर में बैठेगा तो खाली दिमाग शैतान का घर, सबको पता है। जी 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 अब मैम आप जी। उसको यूज ही नहीं कर रहे हो माइंड को, तो नेगेटिव और नेगेटिव थॉट जो आ रहे हैं आप उनको रोक भी नहीं रहे हो। जी तो जी हमारा माइंड तो गूगल की तरह वर्क करता है ना, आपने एक कीवर्ड डाला तो उससे रिलेटेड आर्टिकल आता ही जाएगा, उसका कोई एंड नहीं होगा जब तक आप उसको बंद नहीं करते। राइट? तो आपने जी जी माइंड में एक डाल जी दिया कि मेरी बीवी के साथ विवाद हुआ मेरा। अब ब्रेन का काम है जो इनपुट जी। आया है उस पर रिएक्शन देना, अब वो वैसे ही थॉट देता जा रहा है। तो ये आपकी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको रोकें और कुछ और करें। और वो तो तब करेंगे जब आप जी खुद को बिजी रखेंगे। अब आप दिन में घर में ही बैठे हुए हो, कुछ करने को ही नहीं है, तो फिर तो आप वही सोचोगे तो चल रहा है। ठीक है। जी तो जी इफेक्ट जी आपको मैम। खुद से कॉन्शियसली अवेयर होना पड़ेगा, थॉट्स को रोकना पड़ेगा। और अगर तभी भी नहीं हो रहा है, उससे बिजी रहने पे भी बिजी नहीं रह पा रहा है, वही थॉट चल रहा है, तो डेफिनेटली दवा शुरू कर देंगे तो कंट्रोल आ जाएगा। जी ठीक मैम, ठीक। थैंक यू मैम। वेलकम। मैम कुछ हेलो। केसेस। पूछिए पूछिए, किसी पूछिए। हाँ, मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैडम मेरी दादी है, एक 100+ एज है उसकी। कितना एज वो है? पहले 100+, 105 के आसपास एज है। अच्छा, अरे बाप रे, हाँ। तो मैडम उसका क्या था, उनका पहले के साल 2 साल पहले तो ठीक थी वो, पर अचानक से एक बार है ना उनका ऐसा डिस्टर्ब हुआ माइंड कि वो पता नहीं हाँ, तरह तरह की इमेजिन करती रहती है। और बीच में मतलब। मैंने कीर्ति सर को भी दिखाया, अपने हम्म। प्लेटफॉर्म पे दो, एक और मैडम को दिखाया, 2 जनों को। कीर्ति सर के ट्रीटमेंट से भी वो क्या 6 महीने तक तो सही रही। उसके बाद फिर उसने भी हम्म। काम करना बंद करे मेडिसिन में। तो अभी भी क्या है, दिक्कत ये है कि हाँ। वो अभी भी उसको सेरेनेक चल रही है एक तो, और एक क्या चलती है? सेरेनेक टेबलेट आती है ना 0.5 वाली। सेरिनीज। सेरेनिस। 5 mg, वो दे अच्छा, रहे, और? वो चल रही है। और एक हाँ। क्यूटिपिन चल रही है, क्यूटियापिन कितना? 25 mg। क्यूटियापिन 50 कर दीजिए, आप कंट्रोल हो 50। जाएगा। नहीं हो जाएगा मैडम, कर देते हैं कभी कभी, पर मैडम ये है कि वो इमेजिन करना भूलती नहीं है वो। अभी भी कुछ भी उसको याद आता है, अभी भी क्या है, कपड़े खोल के और यूरिन करके और कमरे में ही पोछा लगाने लग जाती है। तो क्या है ना, इस एज में डिमेंशिया का इलाज कभी उनका हुआ ही नहीं होगा, ब्रेन सेल हाँ मरने लगते हैं। बुढ़ों के जो बच्चों जैसे हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों में भी ब्रेन सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं और बुढ़ों में मर के खत्म हो जाते हैं। तो सही एट द बात है। एज ऑफ 105 डेफिनेटली सारे ब्रेन सेल मर चुके हैं उनके, मोस्टली। राइट? तो अब उनको हाँ कुछ समझ में आने लगा, कॉग्निशन उनका वर्क ही नहीं कर रहा है, क्योंकि सेल्स है ही नहीं जो वर्क करेंगी। तो उन्हें हाँ। समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या कर रही है। उसको बहुत कुछ नहीं कर सकते, क्यूटिया पिन से यही कि सुला सकते हैं, थोड़ा डल रख सकते हैं, उससे ज्यादा और कुछ उनका कर नहीं सकते हैं। है ना बहुत मैडम। लेट हो गया करने को कुछ। हाँ ये बात भी सही 50 है। mg कर दीजिए, क्यूटिया पिन काम चल जाएगा। क्यूटिपिन का। हाँ, क्यूटिया पिन 50 कर दीजिए। अच्छा ठीक है। और बहुत और कुछ नहीं कर सकते, ये एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ, वरना फिर मैं कंसल्ट कर लूँ आपसे।
बिल्कुल चलेगा। है ना, मैं कर लूंगा आपसे कंसल्ट एक बार, ठीक है। ठीक है। ओके। बाकी अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे आप लोग चाहते हो तो मैं नेक्स्ट जो है वेबिनार उस पर्टिकुलर टॉपिक पे ले सकती हूँ। अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा हो तो आप अप्रोच करिए, बता दीजिए, तो पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आप चाहते हो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम अपना थोड़ा जियो के साथ टाइमिंग भी एक बार बता दीजिए हमें कि कौन सी टाइम प्रेफरेबल होती मैं है। मॉर्निंग में 11 से 3 और शाम को 6 से 8। ठीक है। हेलो। मैम कुछ हाँ। केसेस आती है कि मतलब थोड़ा फैमिली रिलेटेड कुछ पर्सन्स है कि थोड़ा उम्र के बाद 40-50 के बाद एजिटेशन बहुत होते हैं, एजिटेटेड हो जाती है। कुछ भी थोड़ी सी गलती हो जाए किसी से तो अनाप शनाप बकना, गुस्सा हो जाना, इनफैक्ट गाली देना भी। तो इन टाइप के पर्सन्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो पहले तो देखना पड़ेगा कि क्या है। डिप्रेशन भी हो सकता है, डिप्रेशन में भी आदमी बहुत इरिटेबल होता है। दूसरा, एक एज 50 के 60 के आसपास आते आते ना याददाश्त की कमी हो जाती है। जब डिमेंशिया शुरू होता है ना तो वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि हम भूल गए। उसके बदले में वो गुस्सा करना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उन्होंने एक बार बोला, आपने नहीं किया, या आपने कुछ बोला वो उन्हें याद ही नहीं रहा कि आपने कहा था कर दोगे या जो भी, तो वो चिल्लाना शुरू कर देंगे कि मैंने कहा था तुमने नहीं किया, क्योंकि उन्हें वो बात याद नहीं रहेगी जो बीच में हुई। और वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे कि वो भूल गए। तो वो गुस्सा चिड़चिड़ करने लगते हैं। तो वो तो मतलब देखना पड़ेगा पहले पेशेंट को कि सिर्फ डिप्रेशन है या डिमेंशिया के साथ डिप्रेशन हो रहा है। अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट स्टार्ट करो, बिल्कुल कंट्रोल आ जाता है, बहुत जल्दी कंट्रोल आता है। थैंक यू। तो हेल्थ पर में क्वेश्चन पूछने वाले थे, प्लीज पूछिए। हेलो। जज जी जी। बताइए। हाँ मैं, मेरा क्वेश्चन है कि डीक्लटरिंग ऑफ माइंड के लिए कॉमन एलोपैथिक आयुष मेडिसिन यूज कर सकते हैं? कॉमन एलोपैथिक मेडिसिन यूज टू डीक्लटर 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 करने के लिए मेडिसिन नहीं चाहिए। डीक्लटर आपको खुद करना पड़ेगा, कुछ चीजें खुद करना पड़ता है, हर चीज मेडिसिन नहीं करती है। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ जी। सो कुछ चीजें आपको खुद करनी पड़ती हैं, दवाइयां नहीं करती हैं। जो थॉट्स आ रहे हैं उनको अवेयर होके कंट्रोल तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो फिर जो प्रॉब्लम होगी उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट अवेयरनेस तो आपको ही रखनी पड़ेगी और चीजें करनी पड़ेंगी। ओके मैम, तो ये सर्ट्रेलिन आती है ना मेडिसिन में, सर्ट्रेलिन 25 सर्टलिन mg इज और नॉट फॉर डीक्लटरिंग योर माइंड। डीक्लटर आपने नहीं किया, इसकी वजह से एंजाइटी डिप्रेशन हुआ तो सर्टलिन देना पड़ता है। ओके, सो सर्टलिन इट इज इज एन यूज्ड एंटी ओनली फॉर डिप्रेसेंट, राइट? डिप्रेशन हो एंटी। जाएगा तब तो मैं इलाज करके आपको ठीक ही कर दूंगी। पर डिप्रेशन होए ही ना, एंजाइटी होए ही ना, उसके लिए डीक्लटरिंग है। ओके, and what are the ma'am common symptoms we can see when there is the cluttering of mind? अगर क्लटरिंग ऑफ माइंड है तो आप हमेशा कंफ्यूज रहते हो। डिसीजन मेकिंग में आपको प्रॉब्लम होने लगती है, फोकस करने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत सारे थॉट एक साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, जैसे आपने कंप्यूटर में बहुत सारे टैब ओपन कर दिए हो तो कंप्यूटर हैंग होता है, वैसे माइंड हैंग होने लगता है। चीज बहुत जल्दी गुस्सा होने लगते हैं, चिड़चिड़ होने लगते हैं, जरी सी बात पे रोना आने लगेगा, बहुत इमोशनल रहेंगे हमेशा, फोकस नहीं रह पाएंगे, कुछ अगर डिसीजन लेना है तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, बहुत सारी चीजें चलने लगेंगी, आप कुछ एक ही चीज डिसाइड ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे, सेल्फ ब्लेम और ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। तो इस अगर ये सब चीजें हो रही है, नींद खराब हो जाए, नींद अच्छी नहीं आती क्योंकि दिमाग चलता रहता है सोते समय, तो दैट मीन्स कि आपके माइंड को डीक्लटरिंग की जरूरत है। Okay. और कोई क्वेश्चन? मीराज जी कुछ मैम क्वेश्चन है सर? हम्म। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम मैं ये कह रहा हूँ, क्या थायराइड की वजह से भी इतना मतलब प्रॉब्लम होती है कि फोकस ना कर पाना, या कोई तो कंसंट्रेट नहीं रहना, बाकी याददाश्त में भी मतलब कमी होना है, हम्म। और सो ज्यादा हर समय मतलब दिमाग में नेगेटिव थॉट्स चलते रहना, हम्म। और जब सोने के बाद, जब सो के भी व्यक्ति उठेगा तो भी मतलब उसको थका थका सा लगेगा ही कि महसूस सोई करता है, नहीं। क्योंकि रात भर उसके हम्म। दिमाग में कहीं ना कहीं सपने वगैरह। हम्म। हम्म। ये हम्म। टीएसएच बड़ा होने की वजह से भी ये मतलब कॉज होता है।
सो डायरेक्टली थायराइड आपको बीमारी नहीं करता है, ये सारी प्रॉब्लम थायराइड की वजह से नहीं होती है, बट जी। जब हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है तो हाइपोथायराइडिज्म इंड्यूस्ड डिप्रेशन होता है। उस डिप्रेशन के ये सारे सिम्टम है। और जो याददाश्त की कमी है वो उसको सीरो डिमेंशिया कहते हैं, वो डिप्रेशन की वजह से होता है। सो जी। थायराइड जो हाइपोथायराइडिज्म है वो डायरेक्टली आपको अफेक्ट नहीं करता है, बट वो डिप्रेशन कॉज करता है, उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो उसके अच्छा। लिए सिर्फ दवा थायराइड करना रहेगा। थायराइड ठीक होता है, उसके साथ में एंटी डिप्रेसेंट ऐड कर दीजिए, विद इन अ मंथ कंट्रोल आ जाएगा। अच्छा, कौन कौन सी ऐड करनी है मैम? अब पेशेंट का एज और बाकी चीजें देखनी पड़ेगी अकॉर्डिंगली। और क्या अच्छा। इश्यूज है, नींद की इशू है या नहीं, अगर सिडेशन चाहिए तो उस टाइप का एंटी डिप्रेसेंट जिसमें सिडेशन हो, अगर सिडेशन की चीज नहीं चाहिए, नींद अच्छी है, तो हम कोई नहीं। और बस दिमाग शांत करने के से रिलेटेड दे सकते हैं, हाँ, फ्लोक्सेटिन दे नींद सकते नींद हैं, नींद तो एज़ाथारजीन ठीक दे है, सकते नींद तो हैं, ठीक है मैम। एसिटामिनोफेन। नींद आ जाती है, ओवर नींद सही थिंकिंग है। अगर सिर्फ इशू है तो फ्लोक्सेटिन बहुत अच्छा वर्क करेगा। जी। हेलो। हाँ, क्या बोला मुझे मैंने? लगता है कि अगर नींद इज नॉट एन इशू, ओवर थिंकिंग ज्यादा है, तो जी। फ्लोक्सेटिन अच्छा वर्क करेगा। अच्छा, फ्लॉक्सिटिन। ठीक है। ठीक है मैम। फ्लोक्सेटिन अच्छा वर्क करता है, 10 से स्टार्ट करिए, अकॉर्डिंगली चेंज किया जा सकता है डोज। अच्छा, थैंक यू मैम। तो एक मैम पेशेंट और आ रहे हैं हमारे पास, तो उनको कुछ घाटा वगैरह, आर्थिक रूप से कमजोरी आई है उनके, कहीं नुकसान हुआ है व्यापार में, तो उनकी पत्नी जो है वो एकदम डिप्रेशन में चली गई है। वो गुस्सा करती हैं, चिड़चिड़ी सी हो गई। तो लोग उनके मोहल्ले के, परिवार के हम्म। ये कह रहे हैं कि वो पागल हो गई, ये पागल हो गई, इस तरह की मतलब। अगेन, जब ऐसा कोई कंप्लेन करता है, जब लोग पागल बोल रहे हैं, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि डिप्रेशन है कि साइकोसिस है। अक्सर लोग जी। डिप्रेशन को भी साइकोसिस कहते हैं, तो ऐसे पेशेंट को बिना एनालाइज किए आप दवा नहीं लिख सकते। अगर आप एंटी डिप्रेसेंट लिख दोगे और वो साइकोसिस का स्टार्टिंग होगा तो साइकोसिस बढ़ जाएगी। जी। जी। ठीक है। अगर एकदम ही गुस्सा गाली गलौज पे आ गई है तो डिप्रेशन के चांसेस कम है, या तो साइकोटिक डिप्रेशन है या साइकोसिस है। ठीक है, तो वो तो पेशेंट को देखना पड़ेगा, सारे सिम्टम ढंग से समझने पड़ेंगे, तभी आप बता सकते हो। हाँ, नहीं, गाली गलौज पे नहीं आई हैं वो। हम्म। गुस्सा करती हैं, और रात को जैसे सोएंगी गुस्से ना, में क्या करती है? नींद नहीं आती है। कभी कभी रात को जैसे 12 बजे अगर उठ गई, तो फिर 12 बजे से कहीं इधर कहीं उधर। और जो उनकी भाई, उनके जेठ की जो पत्नी है, उनसे लड़ने का मूड करता है, लड़ने लगती हैं, इस तरह की कंडीशन। हम्म। परिवार, फैमिली में लड़ने वाली हिस्ट्री आ रही है। थोड़ा उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा जो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर टाइप का है उसमें डायरेक्ट इतना गुस्सा लड़ाई झगड़ा तो कम होता है, मोस्टली चुप हो जाना, अकेले बैठ जाना, बात नहीं करना, कुछ काम नहीं करना, नींद नहीं आना, ये ज्यादा जी। जी। कॉमन है। जी। ठीक है। सो जी। आप चाहो तो लो डोज में एंटी डिप्रेशन स्टार्ट कर सकते हो, पर ध्यान से कि बढ़ाने पे साइकोटिक सिम्टम, अगर आपको लगता है गुस्सा ज्यादा बढ़ रहा है एंटी डिप्रेशन बढ़ाने पे, जी। तो फिर साइकोसिस है, फिर उसको थोड़ा बहुत केयरफुली उसको थोड़ा हैंडल करना पड़ेगा। जी मैम। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैम। हेलो मैम। वेलकम। अब मैम, हेलो। एसीटा और क्लोना स्टार्ट करने के बाद कैसे टेपरिंग करके उसको अगर मतलब बंद करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? एसिटेलोप्राम और क्लोनाजिपम जब आप स्टार्ट करते हो, क्लोनाजिपम विद इन अ मंथ बंद हो जाना चाहिए। वैसे तो 15-20 दिन के अंदर क्लोनाजिपम बंद हो जाना चाहिए, एसिटेलोप्राम चलना चाहिए। जब पेशेंट 100% इंप्रूवमेंट आ जाए तब 6 महीने तक उसको सेम डोज पे चलाना चाहिए, फिर धीरे धीरे 5-5 mg कम करके बंद करना चाहिए। एसीटा के लिए, और क्लोना क्लोना मात्र 1 मंथ? विद इन 20 डेज बंद हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 1 मंथ में बंद हो जाना चाहिए। एसिटेलोप्राम लंबा चलाया जाता है, कम से कम 6 महीना चलता है। जब अगर आराम है तो जब एकदम आराम है उसके बाद 6 महीना चलता है, फिर कम करके बंद करते हैं। टेपरिंग करके मैम बंद कर सकते हैं मतलब? 5-5 mg कम करिए एसिडोलोप्राम, अगर 20 mg पे है तो 15 कर दिया, 20 दिन बाद 10 कर दिया, 20 दिन बाद 5 कर दिया, फिर ऑल्टरनेट डे चलाया 15 दिन, उसके बाद हफ्ते में 2 दिन दिया, फिर बंद कर दिया। पर क्लोनाइज़ेपम तो विद इन अ मंथ बंद हो जाना चाहिए। ओके मैम।
थैंक यू। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है किसी के पास, या फिर हम यहाँ पे बाइंड अप कर सकते हैं, इफ मैम परमिट्स। बाकी अगर हर आप मुझे टॉपिक्स बताओ, अगर आप चाहते हो तो मैं हर हफ्ते सेशन ले सकती हूँ एक पर्टिकुलर टॉपिक का। आप 2-4 टॉपिक की लिस्ट आप लोग अपनी आप दे दो आपको, और वो मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, और मैं हर वीक में एक टॉपिक ले सकती हूँ और उसके डाउट्स क्लियर कर सकती मैम इसी पे हम एक सर्वे टाइप प्लान करते हैं। हम सबको हूँ। इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते हैं, तो उसमें बेहतर रहेगा, हमारे पास डॉक्यूमेंटेड भी हो जाएगा कि किस टाइप के ज़्यादा डिमांड्स हैं, उस पर हम मैम एक start करते थायराइड पे जो मतलब डिप्रेशन जो बढ़ जाता है थायराइड की वजह से, हाइपोथायराइडिज्म की हम्म। वजह से, उस पे सेशन ले लीजिए एक। ठीक है। सो बेसिकली हाइपोथायराइडिज्म की वजह से डिप्रेशन होता है, उसका ट्रीटमेंट वही होता है जो नॉर्मल डिप्रेशन का होता है जी जी। उसमें। और नॉर्मल डिप्रेशन का ट्रीटमेंट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ ये कि इसमें आपको थायराइड भी ठीक करना पड़ता है साथ में, और डिप्रेशन भी करना पड़ता है। कोई एडेड अलग उसका वो नहीं है। पर स्टिल आप चाहते हो तो मैं कर सकती हूँ। अच्छा मैम, मतलब चेहरा जो है उदास उदास सा रहता है इस कंडीशन वो में। डिप्रेशन है ना, वो सिंपल डिप्रेशन है। आप डिप्रेशन ट्रीटमेंट मतलब करो। कितना और कितना कितना भी खुश रहने की कोशिश की जाए, मतलब उसमें खुश रह नहीं तो पाता है। हाँ, तो देखिए, अगर आपके केमिकल ही नहीं है जिससे आपको खुशी मिलती है, तो आप जी चाह के भी कैसे खुश रह सकते हो। एंटी जी डिप्रेसेंट सही डोज पे आप चलाओ, विद इन अ मंथ इंप्रूवमेंट आ जाएगा। एक तरफ आप जी हाइपोथायराइडिज्म ट्रीट करना स्टार्ट कर दो, दूसरी तरफ सही डोज पे एंटी डिप्रेसेंट सेट कर दो, विद इन अ मंथ जी। पेशेंट ठीक हो जाएगा एकदम। टिपिकल डिप्रेशन है और कुछ नहीं है, परेशान मत होइए। सही डोज पे एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करिए, ग्रेजुअली उसको बढ़ाते जाइए, अपने आप ठीक हो जाएगा। और थायराइड तो, को कंट्रोल रखिए, दैट्स इट। तो ये कितने कितने एमजी से स्टार्ट करना पड़ेगा? 20 एमजी से? नहीं, स्टार्ट कभी 20 mg से नहीं करते हैं, कभी भी हायर डोज से स्टार्ट नहीं करते हैं। स्टार्ट हमेशा बेसिक से करते हैं। एसिटेलोप्रेम अगर स्टार्ट कर रहे हैं 10 mg से स्टार्ट करिए। हफ्ते हफ्ते 10 दिन बाद 15 mg कर दीजिए। उसके बाद नहीं जो जरूरत पड़े तो हफ्ते 10 दिन बाद 20 mg कर दीजिए। नहीं, फ्लोस्ट्रिंग आप बता रही थी, फ्लोस्ट्रिंग फ्लो टेबलेट। ऑफ द दिन है तो 10 mg से स्टार्ट करिए। हफ्ता अच्छा 10 दिन हफ्ता भर बाद 20 mg कर दीजिए, और उसके बाद अगर जरूरत पड़े तो फिर मुझे बताइए, मैं बताऊंगी फिर और कितना बढ़ाना है या कौन सी दवा बढ़ानी है। अच्छा, हफ्ते भर में भी ठीक हो सकता है पेशेंट? ठीक तो नहीं होगा, हफ्ते भर में इफेक्ट शुरू होता है दवा का। एंटी डिप्रेसेंट का इफेक्ट, एंटीसाइकोटिक का इफेक्ट शुरू होने में हफ्ता 10 दिन लगता है। हफ्ते भर में जी। डोज बढ़ा सकते हैं। अब हर हफ्ते डोज थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 10 mg से शुरू किया है तो एक हफ्ते बाद 20 कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब इसको कितने समय तक दे सकते हैं, लंबे समय तक? उसके बाद फिर एनालाइज करना पड़ेगा कि पेशेंट को कितना इंप्रूवमेंट आया है। 100% हाँ। इंप्रूवमेंट है तो 6 महीने के लिए दे दीजिए, फिर रिड्यूस करके कम करिए। अगर 100% इंप्रूवमेंट नहीं है तो पूछिए क्या प्रॉब्लम बची। जो प्रॉब्लम बची उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि फ्लॉक्सेटिन बढ़ाना है या कोई दूसरी दवा ऐड करनी है। अच्छा, तो वो तो आपको कंसल्ट करके ही ठीक रहेगा। बिल्कुल कर सकते हैं, और वो ठीक हाँ। हो जाता है। बस आप डिप्रेशन, सॉरी, थायराइड मेंटेन रखिए, डिप्रेशन तो आराम से ठीक हो जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं। अच्छा ठीक है हम्म। मैम। और नॉर्मल डिप्रेशन जैसा ही ठीक होता है। अच्छा, नॉर्मल की तरह ही हो जाता है। डिप्रेशन नॉर्मल डिप्रेशन जैसा रहता है, वही जो उसमें हम लोग प्रोटोकॉल यूज करते हैं वही इसमें भी यूज करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन और ये है कि जैसे कोई पेशेंट जैसे कोई भी कुछ भी बोलता ही रहता है, दिमाग में कुछ भी हम्म। बातें आती रहती है, बोलता ही रहता है, और नींद भी कम आती है, तो ये डिप्रेशन में आता है कि साइकोसिस, उसमें? साइकोसिस होने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे। अगर उसको इतना सेंस नहीं बचा है कि क्या बोलना है, जो भी मन में आ रहा है बोल रहा है, अगर जजमेंट इम्पेयर्ड है, डिसइनिबिशन हो रहा है, साइकोसिस के चांसेस ज्यादा है, डिप्रेशन के कम है। तो पेशेंट एनालाइज करना पड़ेगा, फिर ही आप बता सकते हो कि डिप्रेशन है या साइकोसिस है। पर लग तो साइकोसिस रहा है पहली बार शुरू के। हाँ, जैसे जो भी दिमाग में आता है, जो भी बातें आती बोलता ही रहता है, मतलब कुछ भी जो भी दिमाग में आ जाए। तो हाँ, एग्जैक्टली, तो डिसइनिबिशन आ गया है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। जजमेंट जी। चला गया, जजमेंट चला गया मतलब साइकोसिस है। मोस्टली साइकोसिस है। ठीक है मैम, थैंक मैम मेमोरी बढ़ाने के लिए क्या किया जाए?
मेमोरी बढ़ाने के लिए पहले तो चेक करना पड़ेगा मेमोरी गई क्यों है। डिप्रेशन एंजाइटी में भी सीडो डिमेंशिया होता जैसे है, जिसमें लगता है याददाश्त चली गई है पर ट्रूली नहीं गई होती है। जैसे तो सामान जो डिमेंशिया और एंजाइटी रख जैसे के भूल सामान जाना ना। जैसे हाँ, सामान हाँ तो सामान कोई रख दिया, पता लगा कि यहाँ रखा है वहां रखा है, आपको ढूंढना हो एनालाइज गया। करना पड़ेगा या जैसे एक्चुअल जैसे डिमेंशिया है या सीडो डिमेंशिया है। कभी कभी क्या होता है, हमारे दिमाग में इतना कुछ चल रहा है हमारा ब्रेन याद नहीं रखेगा, सिंपल। ठीक है, अटेंशन की कमी है क्योंकि दिमाग बहुत चल रहा है। अब क्यों चल रहा है, डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, वो एनालाइज करना पड़ेगा। जो भी है उसको ट्रीट करना पड़ेगा, वो ट्रीट कर देंगे, याददाश्त की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। उसके या जैसे अलावा पढ़ा कुछ ऐड करना चाहते हैं तो। हाँ, जैसे पढ़ाई में, जैसे पढ़ने में मान लीजिए 2-4 दिन पढ़ने की इच्छा हुई, खूब पढ़ा, उसके बाद फिर पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है, उसका कोई ऐसा। इलाज दुनिया में नहीं है। बच्चे के पढ़ने की इच्छा ना होने का कोई इलाज नहीं है। पर उसके अच्छा, साथ किसी चीज की इच्छा नहीं हो रही, कि टीवी देखने की भी इच्छा नहीं है, खेलने की भी इच्छा नहीं है, मजा करने की भी इच्छा नहीं है, तब डिप्रेशन है। डिप्रेशन का इलाज करिए, सब ठीक हो जाएगा। जी पढ़ने जी। का मन ना करना तो यार उसका कोई इलाज होता तो मैं अपने घर में ही शुरू कर देती। अच्छा, जैसे मैम कुछ लोग बोलते हैं ऐसे अकॉर्डिंग टू एज, क्या भूलने की ऐसे हो जाते हैं क्या, कि भूलने की हैबिट हो जाती है, क्या इलाज से सही हो सकते हैं वो? इलाज से सही हो सकता है किसी भी टाइप का। अगर याददाश्त की प्रॉब्लम है, डिमेंशिया है, नॉन डिमेंशिया है, सीडो डिमेंशिया है, जो भी है उसका इलाज किया जा सकता है। जी जी जी। ठीक ठीक मैम। थैंक यू मैम। बट ठीक है मैम, आई थिंक नो क्वेश्चन फॉर टुडे। Thanks for ओके, joining once again, and थैंक यू। I'll really get back to you with if I get any other topic to discuss. श्योर, Thank you, श्योर, thanks for थैंक यू joining, सो मच। and सारे हेल्प पार्टनर को भी बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स थैंक्स सर, थैंक्स।